देखिए कक्षा 12वीं का आपका प्रश्न बैंक तो आ गया है मार्केट में, ठीक है। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी 2021-2022 आप जो परीक्षा यहाँ पर देने वाले हो, ठीक है। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र, कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य, वाणिज्य वाणिज्य यानी कॉमर्स, तो कॉमर्स का अर्थशास्त्र भी चाहिए क्या है? कॉमर्स में अर्थशास्त्र है, अच्छा दोनों के लिए, तो वाणिज्य के लिए भी और कला वालों के लिए भी। अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं 2021-2022 पढ़े चलो बड़े चलो प्रश्न बैंक। गाइड तो आ गई है, लेकिन गाइड में आपको आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन आंसर आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। लेकिन अगर आप आंसर को समझ लोगे और समझने के बाद याद करोगे तो याद करने में बहुत क्या जाएगी, आसानी जाएगी। तो मेरा काम क्या है, आप लोग को समझाना है, तो मैं आपको समझाऊंगा और समझा करके आपके आंसर क्वेश्चन को सरल बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम याद करेंगे, ठीक है। मैंने इसके हम चैप्टर कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर अध्याय 1 अर्थशास्त्र भाग 1 का अध्याय 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ये वाला अध्याय यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो आपके 3 अंक वाले प्रश्न, ठीक है, 3 अंक वाले प्रश्न जो पेपर में आएंगे, ठीक है। 3 अंक वाले प्रश्न, पहला प्रश्न आपका है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। कल मैंने आप लोग को बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, ऐसा सुन लो, ऐसा समझ लो कि यहीं पर रात हो जाए, जिसमें पूरा नियंत्रण किसके हाथों में होता है, सरकार के हाथों में होता है। आम आदमी ना संपत्ति खरीद सकता है ना जमीन खरीद सकता है। जैसे रूस में कोई जमीन नहीं खरीद सकता, पूरी जमीन किसकी रहेगी, सरकार की रहेगी। वहाँ रूस में कोई किसान ये नहीं बोल सकता कि ये खेत मेरा है, पूरा खेत किसका है, सरकार का है, और किसान लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधन, उत्पादन का मतलब क्या होता है, उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन करना, है ना, उन सब के सारे साधन का स्वामित्व प्रबंधन सरकार के हाथों में होता है। चाहे वो ढाबा हो, वहाँ पर इंसान ढाबा भी नहीं खोल सकता, ढाबा खोलेगा कौन खोलेगी, सरकार खोलेगी। वहाँ पर रूस में इंसान स्कूल नहीं खोल सकता, स्कूल भी कौन खोलेगी, सरकार खोलेगी। रूस में तुम कुछ नहीं बना सकते, कुछ बना के बेच नहीं सकते, तुम सिर्फ वहाँ नौकरी करोगे। सारा का सारा स्वामित्व किसके हाथों में होगा, सरकार के हाथों में होगा। किसके हाथों में, सरकार के हाथों में। इस अर्थव्यवस्था में यहाँ पर देख सकते हो, इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन अपना कर सार्वजनिक हित के लिए कार्य करे जाते। सरकार खुद डिसाइड करेगी कि इस वस्तु को उत्पादन करना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, और सब लोग को बांटना कैसे है। अमीर गरीब कोई नहीं, सब बराबर बराबर रहेंगे, ऐसे यहाँ पर सिस्टम चलता है रूस में। उत्पादों के साधनों पर सरकार नियंत्रण होने से प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, कॉम्पिटिशन होता ही नहीं ना। रूस में मैं कोचिंग भी नहीं खोल पाता, क्यों नहीं खोल पाता, सरकारी कोचिंग खोलेगी वहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। रूस में अपने स्कूल भी नहीं खोल पाते। उत्पादन के सारे साधन पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का होता है, इसलिए कंपटीशन की वहाँ पर बातें नहीं होती, कोई कंपटीशन वहाँ पर चलते नहीं है ना। मोबाइल भी कौन बनाएगा वहाँ पर, सरकार बनाएगी। सिम भी किसकी रहेगी, सरकारी से रहेगी। लेकिन भारत में मिश्रित है, सरकारी भी और पूंजीवादी भी है। यहाँ पर जियो की सिम भी मिल जाएगी मुकेश अंबानी वाली, और सरकारी सिम भी मिल जाएगी BSNL वाली, ठीक है, यहाँ मिश्रित है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में देश के आर्थिक जीवन में राज्य की भूमिका होती है ना, ठीक है, पूरा राज्य की भूमिका होती है। इसके बाद इस अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हर व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होते हैं। आय एवं धन के वितरण में अधिक समानता पाई जाती है। मतलब कि जो काम नहीं कर रहा, बेल टाइप बैठा है, उसको भी हराम का खाने को मिलेगा, और जो मेहनत करेगा उसको भी खाने को मिलेगा, ऐसा रहता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा हो कि अपने ऐसे समाजवादी देश में पैदा नहीं हुए, नहीं तो अपन काम करने वाले लोग हैं, अपन कितने काम करते हैं, अपन को 72 रुपये मिलता है, जो हराम में काम करता है उसको 72 रुपये मिलता है, फिर क्या मतलब है, नहीं कि नहीं। तो समाजवादी में आय यानी इनकम और धन का समान वितरण होता है। अगला, इस प्रणाली में केंद्र नियोजन सत्ता योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करता है। जो सत्ता होती है, जो सरकार जो होती है, वो सारी योजना बनाती है, योजना का निर्माण करती है, और योजना को चलाती भी कौन है, सरकार ही चलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष या सीमाएं लिखिए। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, अपनी व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या लिखना है आपको, यहाँ पर दोष लिखना है या फिर सीमाओं को लिखना है। कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से दोष होते हैं, या व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी सीमाएं होती है। देखो प्रश्न बैंक में ऐसे प्रश्न आए हैं जो ना शिवलाल की गाइड में मिलने वाले, ना कोई गाइड में मिलने वाले,
ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो से सीमाएं कौन कौन सी होती है? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होने से इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था ज्ञान नहीं हो पाता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूरा अर्थव्यवस्था ज्ञान नहीं हो पाता है ना, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक छोटे से भाग का अपन को ज्ञान हो पाता। अगला, समूह पर लागू नहीं होना। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनेक जो निष्कर्ष होते हैं वो समूह की दृष्टि से उचित नहीं होते। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन एक व्यक्ति या एक कंपनी की बात करते हैं, पूरे देश की बात नहीं करते। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं वो पूरे समूह पर लागू होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अवास्तविक मान्यता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार तक पूर्ण प्रतियोगिता जैसी मान्यताओं पर आधारित है जो कि वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूरी पूर्ण प्रतियोगिता की बात की जाती है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, अपन को उनको टक्कर देना, तो अपन किस प्रकार से टक्कर देंगे, ये बात कायम की जाती है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जो कि वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है। सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संभव नहीं हो पाता। जितनी भी आर्थिक समस्याएं आती कोई भी बिजनेस को चलाने, कोई भी कंपनी चलाने के लिए, है ना, तो उसमें सारी की सारा अध्ययन नहीं हो पाता, जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से संभव नहीं होता। जैसे पूर्ण रोजगार की नीति, मौद्रिक एवं प्रशुल्क नीति निर्धारण इत्यादि, सबको पूरा रोजगार कैसे मिलेगा, है ना, मुद्रा, प्रशुल्क नीति, ये सारी नीति का निर्धारण नहीं हो पाता है किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, क्या अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देखो ना, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करो, भेद स्पष्ट करना है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था में? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अंतर, किस किस में अंतर? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है? सब कुछ सरकार के हाथों में होता है, क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है ना। अगर मान चलो अभी खेत मेरे निजी हाथ में, तो मेरे ऊपर डिसाइड करता है कि मुझे क्या उगाना है। मुझे अगर आलू के रेट ज़्यादा लगेंगे तो आलू उगाऊंगा, लहसुन के रेट ज़्यादा लगेंगे तो लहसुन उगाऊंगा। अगर मान चलो कि अगर अपन समाजवादी, अगर अपन रूस में रहते हैं तो वहाँ पर अपन अपनी मर्जी से कुछ नहीं उगा पाते। सरकार बोलती कि तुम लोग को आलू उगाना तो आलू उगाना पड़ता। सरकार बोलती कि तुम लोग को कपास उगाना, तुम कपास ही उगाना पड़ता। अपने मन से तुम कुछ उगा पाते क्या? नहीं उगा पाते। कौन से देश में? समाजवादी देश में, है ना। तो एक होती केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। जैसे सरकार बोलती गेहूँ उगाओ, उसको हम निश्चित दाम पे खरीदेंगे, मार्केट में रेट जो भी चले। मार्केट में रेट चलेगा 8 का, लेकिन सरकार कितने में खरीदेगी? 25 रुपये किलो में किसान से। तो कौन सी अर्थव्यवस्था है? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और बाजार मतलब बाजार के हिसाब चलता है। बाजार सिर्फ एक ही नियम चलता है, मांग और पूर्ति का नियम। जिसकी मांग ज़्यादा उसके रेट ज़्यादा, जिसकी मांग कम उसके रेट कम। जिसकी पूर्ति ज़्यादा हो गई, आवश्यकता से अधिक हो गई, उसके रेट कम। पूर्ति ज़्यादा हो गई ना, ढेर भर को आलू उगाओ, ढेर भर के आलू की पूर्ति हो गई तो रेट गिर गए ना। और पिछले साल आलू कम था तो रेट कैसे थे? ज़्यादा थे। ये बाजार मांग और पूर्ति में काम करता है, ठीक है। अब केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यहाँ पर समझेंगे। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है। मांग एवं पूर्ति में किसका नियंत्रण होता है? पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल किसका होता है? सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है। अब बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था में, मतलब बाजार अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति के अनुसार नियंत्रण है। ये किस पर होता है? मांग और पूर्ति। किसकी मांग है किसकी पूर्ति है, बाजार डिसाइड करता है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि देखो, जैसे पब्लिक किसकी मांग करती? शराब की, है ना कि नहीं। और बिजनेसमैन लोग, कंपनी वाले लोग बना के बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, है ना ये। तो उस पर नियंत्रण सरकार का नहीं है। अगला, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें उत्पादन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना है। सरकार को वैक्सीन से 1 रुपये का फायदा नहीं हो, लेकिन सरकार ने वैक्सीन क्यों बनाई? वैक्सीन का उत्पादन क्यों करी? ताकि सभी लोगों को क्या हो सके? लाभ हो सके, सबको क्या हो सके? फायदा हो सके, है ना। इसमें उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। इसके बाद बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? अब बाजार है, और बाजार में अगर मान चलो जो मुकेश अंबानी है, फिर रामदेव बाबा है, वो लोग किसी चीज़ को बना रहे हैं। कोलगेट कंपनी अपना पेस्ट बना के बेच रही है बाजार के माध्यम से। वो क्यों बेच रही है? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना है, कि हम अधिक से अधिक हमारा माल बिक सके और हमको अधिक से अधिक क्या हो सके? फायदा हो सके, हम लाभ कमा सके। अगला, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है?
इस उत्पादन प्रक्रिया में सरकार सक्रिय भूमिका निर्वहन करती है। सब कुछ, कितना उगाना, कितना बेचना, क्या करना है, वैक्सीन किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये सब कौन डिसाइड करती है? सरकार डिसाइड करती है ना, ठीक है। और बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाती है, ठीक है। जिसके पास पैसा होगा वो खरीद लेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। अगला, इसके बाद केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप चलती है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बाजार की जो प्रक्रिया होती है सरकार के द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार चलती है ना। और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बाजार अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया बाजार की शक्तियों पर छोड़ दी जाती है ना कि नहीं। जिसको जो बनाना है बनाओ, और जिसको खरीदना है वो खरीदे, सरकार कोई मतलब नहीं। अमेरिका में चलती पूंजीवाद, अमेरिका में चलता है पूरा बाजार वाला सिस्टम। अमेरिका में सरकार को कोई मतलब नहीं है। मोबाइल की डिमांड है, तुम मोबाइल बना के बेचो, सरकार को कोई मतलब नहीं। और है ना, जिसको ज़रूरत है वो खरीदेगा, है ना कि नहीं, ऐसा रहेगा जिस, है ना। और जिसको बेचना वो बेचेगा, है ना कि नहीं। बेचने वाला पैसा कमाएगा, जिसकी जरूरत पूर्ति होगी, ठीक है। तुमको जो खोलना तुम खोल सकते हो बाजार अर्थव्यवस्था में। अगला, स्वामित्व। केंद्रीकृत में क्या होता है? इसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण रहता है। मतलब केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूरा नियंत्रण किसका रहता है? सरकार का रहता है। और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सब कुछ, और सरकार का कोई प्रतिबंध भी नहीं होता है, ठीक है।